हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग क्या करने वाले जरा ध्यान से देखते हैं। तो आज हम लोग यूनिट 1 यानी स्थिर विद्युत का लेक्चर 8 करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? लेक्चर 8। इसका मतलब लेक्चर 1 से 7 तक हो गया था। जो भी बच्चे नहीं देखे हो तो आप क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर एक लिंक दे देंगे आई बटन पे, वहां पर लेक्चर 1 से 7 तक का प्लेलिस्ट दिया रहेगा, आप उस पर जाके देख सकते हैं। तो आज का जो हम लोग का लेक्चर होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, ध्यान से देखना है। बहुत ही आसान सा चीज है और ये जो है 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन हम लोग करेंगे, यानी एक डेरिवेशन बनाएंगे 5 मार्क्स का, और बहुत ही आसान है, कुछ भी दम नहीं है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, तुरंत क्लियर हो जाएगा। तो आज का जो हम लोग का हेडिंग है, जरा ध्यान से देखिए। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं किसी विद्युत द्विध्रुव, क्या जी? किसी विद्युत द्विध्रुव के विषुवतीय रेखा। कौन रेखा? विषुवतीय रेखा। किसी विद्युत द्विध्रुव के विषुवतीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक, यानी आज जो हम लोग का हेडिंग रहेगा वो ये रहेगा कि हम लोग किसी विद्युत द्विध्रुव के कौन रेखा, विषुवतीय रेखा पर कोई बिंदु लेंगे और उसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक निकालेंगे। तो ये बहुत ही आसान होने वाला, कुछ भी दम नहीं है, थोड़ा ध्यान से देखना है। इसका डायग्राम समझ के सोचो आधा क्लियर हो गया। तो बहुत ही आसान है, तुरंत देखो, तुरंत क्लियर होगा, बहुत आसान। ठीक है, देखो। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, विद्युत द्विध्रुव लेते हैं। ये क्या है? एक विद्युत द्विध्रुव। ठीक है, इस विद्युत द्विध्रुव का ये जो आवेश है माइनस क्यू है, और ये वाला आवेश कितना है? प्लस क्यू है। यानी दो समान परिमाण है, विपरीत प्रकृति है। क्लियर है? एक आवेश है माइनस क्यू, एक है प्लस क्यू, और ये इसका केंद्र है। क्या है? केंद्र। और आपको मालूम होना चाहिए विद्युत द्विध्रुव का कुल लंबाई कितना होता है? 2l। तो यहां से यहां तक का मान लीजिए l, और यहां से यहां तक का क्या? l। क्लियर है? और हम क्या करेंगे, जरा ध्यान से देखिएगा। इस विद्युत द्विध्रुव का नाम रख दिए क्या? AB। अब जरा ध्यान से देखो जो चीज समझा रहा है। तो हम लोग को क्या निकालना है? विषुवतीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक निकालना है। तो सबसे पहले समझेंगे विषुवतीय रेखा होता क्या है। तो याद करो पिछला दिन पढ़ा था अक्षीय रेखा। तो ध्यान से देखना, जैसे मान लो ये विद्युत द्विध्रुव है, इसके सीधा यानी ऐसे अगर कोई रेखा गुजर जाए तो इसको कहते हैं अक्षीय रेखा। क्या कहते हैं? अक्षीय रेखा। लेकिन इस विद्युत द्विध्रुव के केंद्र से होकर के मान लो कोई रेखा अगर ऐसे गुजरे, यानी वैसी रेखा जो इस विद्युत द्विध्रुव को दो बराबर हिस्सों में बांटे, तो ये कहलाएगा विषुवतीय रेखा। याद रखिए, ये कहलाता है अक्षीय और ये कहलाता है विषुवतीय। तो आज हम लोग विषुवतीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक विषुवतीय रेखा खींचेंगे। तो ये मान लो क्या है? एक विषुवतीय रेखा। कौन रेखा? विषुवतीय। तो इसी विषुवतीय रेखा पर यहां पर यहां पर यहां पर कहीं पर भी बिंदु P मान सकते हैं। चलिए हम यहां पर बिंदु क्या मान लिए? P। क्या मान लिए? बिंदु P। और ये लंबवत है, और यहां से यहां तक का दूरी मान लो बिंदु P की दूरी कितनी है? R। कितनी है? R। तो हमको इसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक निकालना है। किसका? विद्युत क्षेत्र तीव्रता का। तो थोड़ा ध्यान देना है, बहुत ही आसान है, तुरंत क्लियर हो जाएगा। तो अगर हमको इस बिंदु P पर अगर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक निकालना है, सबसे पहले हमको क्या करना होगा? प्लस क्यू और माइनस क्यू से इस बिंदु P का दूरी निकालना होगा। तो जरा ध्यान से देखना, ये जो है, बताओ क्या ये वाला दूरी प्लस क्यू आवेश से दूरी हुआ या नहीं हुआ? हो गया। तो जरा ध्यान से देखो, ये R है, ये L है, हमको इसका दूरी निकालना। जरा ध्यान से देखिए, एक समकोण त्रिभुज लग रहा है। क्या लग रहा है? समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज लग रहा है तो इसका सिंपल सा मतलब है कि ये लंब मान लो, ये आधार मान लो, तो ये कर्ण हो गया। तो कर्ण बराबर हम इसको लिख सकते हैं रूट अंडर क्या? R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। क्लियर है? ये निकल गया किससे? प्लस क्यू आवेश से दूरी। उसी तरह हमको क्या करना होगा, इस माइनस क्यू आवेश से भी इस बिंदु P का दूरी निकालना। चलिए देखते हैं। तो शायद ये जो दूरी है ये किससे है? माइनस क्यू आवेश से। किससे? माइनस क्यू आवेश से। जरा ध्यान से देखो, ये भी जरा ध्यान से देखना, ये भी क्या? समकोण त्रिभुज। तो ये R है, ये L है, क्या ये दूरी नहीं मालूम चल जाएगा? तो बोलो ये दूरी कितना होगा? ये भी वही होगा जो उधर से था, यानी रूट अंडर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। क्लियर? अब देखो दूरी निकल गया। अब इस बिंदु P पर हमको क्या करना? विद्युत क्षेत्र निकालना। जरा ध्यान से देखिए। तो एक चीज का ध्यान रखना है, क्या रखना है? जरा ध्यान समझना। विद्युत क्षेत्र जब भी निकालते हैं विद्युत क्षेत्र तीव्रता, तो इसका फॉर्मूला होता है 1/4πε0 q/r²। यानी ध्यान से देखो, इस फॉर्मूला में कितना बिंदु आवेश है? सिर्फ एक। कितना है? सिर्फ एक। तो याद रखिएगा,
हम लोग जो विद्युत क्षेत्र तीव्रता जब भी निकालेंगे तो एक बार में सिर्फ एक आवेश के लिए निकाल सकते हैं, यानी एक बिंदु आवेश के लिए। और यहां पर कितना बिंदु आवेश? दो। एक देखो माइनस क्यू, एक है प्लस क्यू। तो हमको क्या करना होगा, एक एक करके निकालना होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, इस प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालेंगे। फिर इस माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालेंगे और दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। क्लियर है? तो चलिए देखते हैं। तो आपको बताया था विद्युत क्षेत्र तीव्रता एक सदिश राशि है, इसका दिशा ध्यान रखना है। तो दिशा हम क्या पढ़ाए थे, ध्यान से देखो। मान लो एक कोई आवेश है प्लस क्यू, किसना है? प्लस क्यू। इसके कारण अगर इस बिंदु पी पर निकालना विद्युत क्षेत्र, तो हम बताए थे प्लस है तो इससे क्या होगा, दूर, प्लस से दूर, यानी इसके कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता इधर होगा। लेकिन यही अगर मान लो कोई माइनस क्यू आवेश और इसके कारण अगर यहाँ बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालना, क्या बताए थे, इसकी ओर, यानी ऐसे जाएगा माइनस क्यू आवेश की ओर। तो हम बताए थे प्लस से दूर और माइनस की ओर। तो इसको हम लोग अपने भाषा में बोले थे प्लस से हटाओ, माइनस से तो सटाओ। ठीक है, याद रहेगा दिशा? तो चलिए ध्यान से देखिए। तो इस बिंदु P पर हम सबसे पहले निकालेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण। तो बोलो इस प्लस क्यू आवेश के कारण यहां निकालेंगे तो क्या होगा, इससे दूर, क्योंकि प्लस से क्या होता है, दूर। तो बोलो इससे दूर किधर होगा बाबू, इधर। ठीक है, इससे दूर। तो इस विद्युत क्षेत्र को नाम दे दिए क्या, E1 वेक्टर। क्या दे दिए, E1। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना। ये माइनस क्यू आवेश है, कौन है माइनस क्यू? तो सोचना जरा से, ये माइनस क्यू है तो इसके कारण अगर यहाँ बिंदु P पर निकालेंगे, दिशा किधर होगा, माइनस क्यू आवेश की ओर। तो बोलो यहां पर दिशा किधर होगा, माइनस क्यू आवेश की ओर, यानी इधर से इधर। इसका दिशा हो गया इधर से इधर। तो इसको हम क्या नाम दे दिए, E2 वेक्टर। क्या दे दिए, E2 वेक्टर। कोई तकलीफ? अब ध्यान समझना। तो बाबू इसको और इसको जोड़ना है हमको। सबसे पहले क्या करना है, इस प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र तीव्रता E1, इसका मान निकालना है। फिर माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र तीव्रता E2 है, इसका मान निकालना, और दोनों को फिर क्या कर देना, ऐड करना, जोड़ना है। लेकिन ये सदिश है और सदिश को जोड़ने के लिए हमको क्या करना होगा, दोनों के बीच का कोण पता करना होगा। यानी हमको अगर इस दोनों को जोड़ना है तो इसके बीच जो ये कोण है, कितना है कोण, अगर ये मालूम चलेगा तभी जोड़ पाएंगे, नहीं तो नहीं जोड़ पाएंगे। तो जरा ध्यान से देखना। मान लो यहां पर जो कोण है थीटा, मान लो अपने से कितना मान लिए, थीटा। तो जरा ध्यान से देखिए, ये त्रिभुज जैसा है, ये भी वैसा ही सेम है। तो बोलो यहां अगर थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, यानी ये थीटा तो ये भी थीटा। क्लियर है? अब ध्यान समझना। याद करो क्लास 9 में पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे, दो अंतःकोण का योग बहिष्कोण के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, बहिष्कोण। कैसे, समझिए। याद करो कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह होगा। मान लो ये कोई त्रिभुज है, ये कोण अल्फा, ये कोण क्या है, बीटा। इसको बोलते हैं अंतःकोण, क्योंकि अंदर बन रहा है, और ये है बहिष्कोण। तो जरूर पढ़े होंगे सिद्धांत। क्या था सिद्धांत, जरा ध्यान से देखना। दो अंतःकोण का योग, यानी इस दोनों कोण का योग इस बहिष्कोण यानी बाहरी कोण के बराबर होगा। यानी ये वाला कोण अगर निकालना है तो इसको जोड़ना होगा, यानी अल्फा प्लस बीटा। तो क्या हम वही सिद्धांत यहां लगा सकते हैं? तो देखो ये दोनों अंतःकोण हुआ और ये क्या हो गया, बहिष्कोण। तो जरा ध्यान से देखना, ये वाला अगर कोण निकालेंगे तो ये थीटा, बोलो थीटा प्लस थीटा 2 थीटा। कितना, 2 थीटा। यानी हमको मालूम चल गया E1 वेक्टर E2 वेक्टर के बीच कोण कितना हुआ, 2 थीटा। कितना हुआ, 2 थीटा। अब फिगर हो गया कंप्लीट। अब आराम से हम क्या कर सकते हैं, इसको डिराइव कर सकते हैं। ध्यान से देखना। तो देखो इधर, तो स्टेप फिर समझिए। स्टेप कितना है, मात्र 3 स्टेप है यहाँ पर। और 3 स्टेप क्या क्या है जरा समझो, तुरंत क्लियर हो जाएगा। सबसे फर्स्ट स्टेप में करेंगे ये जो प्लस क्यू आवेश है, इसके कारण बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र तीव्रता है E1 वेक्टर, इसका मान निकालेंगे। फिर माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र तीव्रता E2, उसका मान निकालेंगे। और तीसरा स्टेप करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। क्लियर है? यही 3 स्टेप, ध्यान से देखना। तो अब क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखिए। प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र
तीव्रता। क्या करना है जरा ध्यान से समझिए। प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता, यानी इस प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र तीव्रता है E1 वेक्टर, उसका मान निकालने वाला है। देखो, तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर जो है वो उसका नाम क्या दिए E1, क्या दिए E1। अब जरा ध्यान समझिए, फॉर्मूला जो होता है वो E बराबर होता है 1/4πε0 Q/r²। ये है मेन फॉर्मूला। तो ये जो है आपका कांस्टेंट है, ये क्या है कांस्टेंट, और कांस्टेंट है जिसको हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो चलिए लिखिए 1/4πε इनटू Q/r²। Q मतलब क्या, आवेश, तो बोलो आवेश कितना, प्लस Q। और याद रखिएगा विद्युत क्षेत्र जब भी निकालिएगा तो उसमें प्लस या माइनस नहीं लेना है, क्योंकि उसका काम होता है सिर्फ दिशा बताना और कुछ काम नहीं होता है। इसीलिए हम क्या लेंगे, सिर्फ परिमाण यानी Q बाय r²। r मतलब दूरी। तो हम निकाल किसके कारण रहे, प्लस क्यू आवेश के कारण। और कहां निकाल रहे हैं, बिंदु P पर। तो हमको यहां से यहां तक की दूरी चाहिए। तो बोलो यहां से यहां तक की दूरी है इतनी, तो इसको लिखेंगे। तो दूरी कितनी है, √r² प्लस l²। लेकिन यहाँ r का स्क्वायर होता है, यानी इस पूरे का क्या करना होगा, स्क्वायर। अब जरा ध्यान से देखो, E1 बराबर क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q बाय √r² प्लस l² का होल स्क्वायर। तो सोचो ये स्क्वायर है, रूट है, कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, r² प्लस l²। समीकरण 1। यानी हम पहला काम कर चुके हैं, क्या किए हैं ध्यान से देखिए। अभी सिर्फ हम प्लस के आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकाल चुके। अब किसके कारण निकालेंगे, माइनस के आवेश के कारण। देखो इसी प्रकार यथा माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता। यानी अब क्या करने वाले हैं, इस माइनस के आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालने वाले हैं। तो बोलो जी, इस माइनस के आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता कितना है, E2। कितना है, E2। तो हम लिखेंगे E2 बराबर, ये तो कांस्टेंट है, सेम लिखेंगे 1/4πε0 बाय इनटू Q/r²। Q मतलब आवेश, हम पहले बता दिए थे, माइनस या प्लस हो नहीं लेते हैं, सिर्फ वैल्यू लेंगे, यानी Q बाय r²। r मतलब दूरी। जरा ध्यान से देखो, माइनस Q से बिंदु P का जो दूरी है वही है जो प्लस Q आवेश से था। देखो सेम, तो इसका भी स्क्वायर होगा, बोलो सिर्फ कितना हो जाएगा भाई, बोलो कितना, r² प्लस l²। समीकरण 2 क्लियर है। तो ये निकल गया हमारा प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता, ये निकल गया माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता। दो काम कर चुके। अब थर्ड जो स्टेप है, थर्ड क्या है जरा ध्यान से देखना। अब हम क्या करेंगे, E1 वेक्टर E2 वेक्टर दोनों को जोड़ देंगे। क्लियर है। देखो अब बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र तीव्रता, यानी बिंदु P पर अब निकालने वाले हैं परिणामी विद्युत क्षेत्र तीव्रता। ध्यान से देखना, E यानी विद्युत क्षेत्र सदिश है, इसलिए वेक्टर लगाया, और कहां पर निकाल रहा है, बिंदु P पर। और बिंदु P बताओ कहां पर, विषुवतीय रेखा पर। और विषुवतीय रेखा को इंग्लिश में कहते हैं इक्वेटोरियल लाइन। क्या कहते हैं, इक्वेटोरियल। इसीलिए हम यहां लिखेंगे EQ। EQ मतलब हुआ इक्वेटोरियल। EQ मतलब क्या हो गया, इक्वेटोरियल, यानी विषुवतीय रेखा पर परिणामी विद्युत क्षेत्र तीव्रता बराबर। क्या करेंगे, दोनों को जोड़ना होगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर। अब जरा ध्यान से देखो, तो हमको क्या करना है, इस दोनों को जोड़ना है, ऐड करना है। और ये दोनों जो है सदिश है। कौन है, सदिश। और सदिश को जोड़ने के लिए हमको क्या करना होगा, इसके बीच का कोण पता करना होगा। तो जरा ध्यान से देखो, E1 वेक्टर E2 वेक्टर के बीच कितना कोण है, 2 थीटा। कितना है, 2 थीटा। तो समझ गए कौन, तो यहां लिखेंगे
यहाँ E1 वेक्टर तथा E2 वेक्टर के मध्य कोण कितना है जी? 2 थीटा है। तो यानी हमको मालूम चल गया इसके बीच कौन है 2 थीटा। तो अब देखिए क्या होगा, बहुत ही आसान है, तुरंत होगा, ध्यान से देखनी। तो सबसे पहले क्लास 11 में सभी जो जोड़ते थे, याद करो, ये होता था ए वेक्टर और ये होता था बी वेक्टर और इसके बीच अगर कौन होता था थीटा, क्या होता था? थीटा। इसको जोड़ते थे कैसे? इसका जब रिजल्टेंट निकालते थे यानी परिणामी निकालते थे दोनों का योग का, यानी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करते थे, यानी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को जोड़ रहे हैं, तो जब इसका परिमाण निकालते थे तो परिमाण ऐसे होता था रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। याद है क्या होता था? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा का रूट। तो जरा ध्यान से देखो, यहाँ ए और बी को जोड़ रहा था तो लिखे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस तरह कर लिखे। तो उसी तरह यहाँ हम E1 E2 को जोड़ रहे हैं, किसको? E1 वेक्टर E2 वेक्टर। तो क्या हम इस जगह लिख सकते हैं E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस 2 E1 E2 cos थीटा की जगह कितना? 2 थीटा, क्योंकि यहाँ कौन 2 थीटा। तो समझ गए कम फार्मूला लगाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमको इसका परिमाण निकालना है। परिमाण जब निकालेंगे तो ये वेक्टर का चिन्ह नहीं लगाएंगे, ध्यान से देखना। E इक्वेटोरियल बराबर क्या फार्मूला? रूट अंडर, बोलो, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2 E1 E2 इंटू कॉस, दोनों के बीच का कोण कितना है? 2 थीटा। तो लेंगे कॉस 2 थीटा। यानी ये हम वेक्टर का जो जोड़ने का फॉर्मूला था वो लगा दिए। ठीक है, अब देखो आगे। तो बिकॉज अब जो चीज सिखा रहे हैं उसको थोड़ा ध्यान से देखना। देखो E1 का मान देख रहा है और E2 का मान जरा ध्यान से देखिए, क्या दोनों का मान समान है? दोनों का मान क्या है? समान। तो हम लिखें चूंकि E2 बराबर क्या? E1, यानी E2 का मान जो है किसके बराबर है? E1 के बराबर। तो हम ऐसा कर सकते हैं, जरा ध्यान से देखो, जहां जहां E2 है उसकी जगह E1 लिख सकते हैं, या आपकी मर्जी हो तो जहां E1 है उसी को E2 लिख सकते हैं। क्लियर? यह हो गया। तथा मैथ में एक फॉर्मूला पढ़े होगे, cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर है? तो देखो इधर, इसीलिए इक्वेटोरियल इक्वल टू रूट अंडर। हम क्या करेंगे, जहां जहां E2 है उसके लिए क्या कर देंगे? E1 रख देंगे, क्योंकि दोनों क्या है? बराबर। तो चलिए शुरू हो जाइए। E1 स्क्वायर प्लस E2 को भी क्या लिखेंगे? E1 स्क्वायर प्लस 2 E1 इंटू, इसको भी E1 इंटू cos 2 थीटा है, तो cos 2 थीटा को कितना लिखें? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर है? अब देखो, तो E इक्वेटोरियल बराबर रूट अंडर E1 स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2E1 स्क्वायर प्लस, इसको जो है ब्रैकेट से गुना करेंगे, यानी ब्रैकेट वाले से, इससे और इससे। तो ध्यान से देखो, 2 इंटू 2 4, E1 इंटू E1 स्क्वायर इंटू क्या? cos स्क्वायर थीटा माइनस माइनस कितना? 2 E1 इंटू E1 स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, तुरंत क्लियर होना है। बोले ये प्लस 2 E1 स्क्वायर है, ये माइनस 2 E1 स्क्वायर है, तो बोले ये और ये क्या हो जाएगा? कैंसिल, काट दिया इसको। तो क्या बचा? इतना बचा। तो हमारा बचा इक्वेटोरियल बराबर 4 E1 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, इतना बच गया। अब देखना,
इसका रूट अगर करें, क्या करें, रूट, तो ई इक्वेटोरियल बराबर, अब जरा ध्यान से देखो, इसका रूट कर रहे हैं तो बोलो 4 का रूट कितना होगा, 2 इंटू ई वन स्क्वायर का रूट क्या होगा, ई वन इंटू कॉस स्क्वायर थीटा का रूट कॉस थीटा, ये आ गया हमारा कितना, 2e1 कॉस थीटा। क्लियर। अब ध्यान से देखना है एक चीज, यहाँ कॉस थीटा आया, क्या आया, कॉस थीटा। इस कॉस थीटा का हम क्या करने वाले, मान पहले निकालेंगे और उसको रखेंगे। कॉस थीटा का मान कहां से निकलेगा, देखो एक त्रिभुज दिख रहा होगा ओ ए पी, ये त्रिभुज दिख रहा है, या ओ बी पी, ये त्रिभुज, दोनों में से आप कोई भी एक त्रिभुज से आप कॉस थीटा का मान निकाल सकते हैं। तो देखो बहुत ही आसानी से निकलेगा। और हाँ, ये आपको E1 का वैल्यू याद रखना है, क्योंकि अभी तो मिटाने वाले हैं, लेकिन आपको याद रखना है E1 का वैल्यू कितना, 1/4πε0 q बाय r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, क्योंकि ये वैल्यू हम यहाँ भी पुट करेंगे। क्लियर है, तो बाद में पुट करेंगे, इसलिए आपको याद रखना चाहिए। डेरिवेशन थोड़ा बड़ा होता है, इसलिए क्या होता है, बहुत बार मिटाना पड़ता है, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना ही होगा। परंतु त्रिभुज, आप कोई भी त्रिभुज ले सकते हैं, ओ ए पी ये त्रिभुज ले सकते हैं, या ओ बी पी, आपकी मर्जी, दोनों में से कोई ले सकते हैं। तो हम चलते हैं, लेते हैं ओ ए पी, त्रिभुज ओ ए पी से, इस त्रिभुज से हम क्या निकालेंगे, कॉस थीटा। क्या होता है, कॉस थीटा। तो याद करो cos थीटा इक्वल टू पड़े होंगे b बाय h, यानी बेस बाय हाइपोटेनस, यानी आधार बटे कर्ण। तो ये थीटा है, थीटा के सामने वाला ये लंब हुआ, ये आधार हुआ, ये कर्ण हुआ। तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, यानी आधार यानी ये, कर्ण यानी ये। तो रख दो, बोलो आधार यानी l बाय कर्ण का मान इतना, रूट अंडर r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर इक्वल टू l बाय रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। क्या है, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 1/2 लिखा जा सकता है। क्यों, क्योंकि सिखाए थे रूट मतलब पावर हाफ, हम नहीं सिखाए थे, रूट एक्स को हम एक्स पर पावर 1/2 लिखते हैं, यानी रूट मतलब पावर कितना, 1/2, तो वही लिखे। अब देखो, therefore equatorial इक्वल टू क्या है, 2e1 इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा की जगह कॉस थीटा की वैल्यू ये है, रखो l बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 1/2। इसको इक्वेशन 3 यानी समीकरण 3 मान लिए। कितना मान लिए, समीकरण 3। अब देखना, तो हम क्या करेंगे, इस समीकरण 3 में जो E1 का मान है, समीकरण 1 से E1 का मान रखेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 1 का मान किस में रखेंगे, समीकरण 3 में। तो चलिए शुरू करते हैं। E इक्वेटोरियल बराबर 2 इंटू E1 है। E1 का वैल्यू समीकरण 1 से देखो कितना है, 1/4πε0 q बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इतना था। याद करने बोले थे, याद रखने बोले थे, याद होगा, इंटू एल बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 1/2। अब देखो, इक्वेटोरियल इक्वल टू 1/4πε0, पहले इसको लिखते हैं, q लिखते हैं, इंटू ये 2 को इसके साथ ले जाते हैं, यानी 12 बाय। अब जरा ध्यान से देखो, इस दोनों का बेस सेम है, बेस क्या है, सेम, यानी इस पर कुछ नहीं, पावर तो 1 है। तो हम सिखाए थे, अगर वह x पर पावर m इंटू एक्स पर पावर n, तो क्या होता है, x पर पावर m प्लस n, यानी इनटू में पावर क्या होता है, जुड़ता है,
जब गुना हो तो पावर क्या होता है, जोड़ता है। तो उसी तरह हम इसका गुना करने वाले हैं, इसका पावर जोड़ेंगे। तो 1 + 1/2 अगर करोगे तो देखना 3/2 आएगा। कितना आएगा, 3/2। यानी इसको गुना करेंगे तो इसका पावर क्या होगा, जुड़ेगा, पावर कितना हो जाएगा, 3/2। तो देखते हैं तो क्या हो गया, r² + l², दोनों का पावर जोड़ के कितना, 3/2। अब परंतु याद करो हम पढ़ाए थे पिछले लेक्चर में, पिछले लेक्चर में Q × 2L, इसको बोले थे P। क्या बोले थे, P। और इस P का एक्चुअल नाम था क्या, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या था, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। यानी ये जो P था इसको क्या बोले थे, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या होता है, Q × 2L = P, यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो देखो इसीलिए इक्वेटोरियल बराबर 1/4πε0 इंटू Q × 2L है। Q × 2L की जगह क्या, P, इसके जगह रख देंगे P, रख दिए बार, इसका वैल्यू यानी r² + l² का पावर 3/2। तो इसी के साथ ये हो गया डेरिवेशन कंप्लीट। लेकिन एक चीज थोड़ा ध्यान रखना है, डेरिवेशन तो हो गया कंप्लीट, लेकिन ये अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। इसमें एक छोटा सा पार्ट है जो थोड़ा कम है, यानी अधूरा है। तो क्या है वो पार्ट, जरा ध्यान से देखते हैं। तो पार्ट ये है कि ये जो विद्युत द्विध्रुव लिए हैं ना हम लोग, याद करो विद्युत द्विध्रुव का डेफिनेशन था कि यहाँ पर दोनों आवेश के बीच जो दूरी लेते हैं ये बहुत कम लेते हैं, अल्प दूरी। क्या लिखे थे, अल्प। अल्प मतलब बहुत कम। तो ये जो इतना बड़ा विद्युत द्विध्रुव बना, इतना बड़ा थोड़ा होता, बहुत छोटा होता है। इतना छोटा कि ये जो L है, इस L का कोई वैल्यू ही नहीं है मान लो, यानी बहुत छोटा है, एकदम बिल्कुल कम। और ये जो R है, इसके तुलना में ये जो रेखा दूरी है, विषुवतीय रेखा पर बिंदु P का दूरी, ये बहुत बड़ा होता है। यानी जो हम लोग का मानक स्थिति होता है, यानी सही जो स्थिति होता है वो ये होता है कि R जो होता है L से बहुत बड़ा होता है। ठीक है, तो उसी को हम लोग निकालने वाले हैं इन स्टैंडर्ड केस। देखना तो चलिए देखते हैं इसका क्या स्टैंडर्ड केस। ठीक है, स्टैंडर्ड केस क्या है, यदि R बहुत बड़ा हो, किससे, L से। यदि R बहुत बड़ा हो, ये ग्रेटर सो मच ग्रेटर है ना, यानी R जो है L से बहुत बड़ा है। तो अब देखो कितना आसान है, इस वैल्यू को ले रहे हैं, क्या है, r² + l² का पावर 3/2। अब देखना ये L तो बहुत छोटा है, किसके तुलना में R, यानी ये L इतना छोटा है कि इसको हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। क्यों, समझना। जैसे मान लो L का वैल्यू होता है 0.1, कितना होता है, 0.1, यानी वो छोटा है। और ऊपर से अगर इसका स्क्वायर कर देंगे क्या होगा, 0.01, यानी और छोटा हो जाएगा। यानी किसी भी चीज का स्क्वायर कर दीजिएगा तो और छोटा, सोचो ये स्क्वायर है और ऊपर स्क्वायर कर दिया, यानी छोटा तो था ही, स्क्वायर हो गया तो और छोटा हो गया, इतना छोटा हो गया, इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको L को हम भूल जाएंगे कि कोई थी, ये भूल गए। तो क्या बचा, r² का पावर इतना बचा। ध्यान से देखो, इसको हम अप्रोक्सीमेटली यानी लगभग हम कितना लिखेंगे, r² का पावर 3/2। यानी ये L को हम क्या किए, भूल गए। क्यों, क्योंकि L बहुत छोटा था। तो क्या हुआ, r² का पावर इतना। तो हम इसको लिख सकते हैं, सोचो r² पर पावर इतना, यानी इसको पावर के ऊपर पावर गुना होता है, तो इसको गुना करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, r3। तो ये निकल गया हमारा r3। यानी इस पूरे के जगह हम सिर्फ क्या लिख सकते हैं, r3। लेकिन ये कब होगा, जब r बहुत बड़ा हो, किससे, L से। तो इसीलिए देखिएगा ये जो हुआ इक्वेटोरियल बराबर क्या हो गया, 1/4πε0 P बार, इस पूरे की जगह हम क्या लिखेंगे, r3। तो ये निकल गया हमारा क्या, फॉर्मूला। यानी
विद्युत द्विध्रुव के विषुवतीय रेखा पर अगर बिंदु P होगा और बिंदु P का केंद्र से दूरी अगर r होगा तो उसका विद्युत क्षेत्र तीव्रता ये होगा। क्लियर, निकल गए। लेकिन अभी भी अधूरा है। क्यों, समझिए। ये विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकाला है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता एक सदिश राशि है। कौन है, सदिश। और अभी जो निकाला है ये परिमाण निकला है, ये दिशा नहीं निकला। याद रखना, सदिश का परिमाण भी होता है, दिशा भी होता है। तो इसलिए हमको क्या करना होगा, दिशा भी निकालना होगा, इसलिए लिखे दिशा। तो चलिए समझते हैं इसका दिशा किधर होता है, कैसे होता है। तो इसको समझने के लिए क्लास 11 में जो वेक्टर पढ़ा तो उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर होना चाहिए। तो क्या था कॉन्सेप्ट, याद करो। जैसे मान लो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। अगर हम दोनों को जोड़ेंगे, यानी ए वेक्टर और बी वेक्टर को अगर ऐड करेंगे, यानी इसका परिणामी सदिश निकालेंगे, तो इसका परिणामी सदिश इसी दोनों के बीच होगा, या तो इधर या तो इधर या तो इधर कहीं होगा। लेकिन अगर ए का और बी का दोनों का परिमाण बराबर हो तो बिल्कुल बीच में आएगा, यानी इसका परिणामी बिल्कुल बीच में, यानी इधर से कौन अगर थीटा होगा तो इधर से भी थीटा होगा। तो याद रखिएगा, दो सदिश का परिमाण अगर बराबर हो तो उसका परिणामी सदिश बिल्कुल बीच में आएगा। तो उसी तरह अभी हम लोग तुरंत जाने E1 E2 दोनों का मान क्या था, बराबर था। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 देखो, दोनों का मान क्या था, बराबर। और जब दोनों बराबर था, इसका मतलब क्या है जी, इसका मतलब सिंपल सा कि इस दोनों का परिणामी सदिश बिल्कुल बीच में आएगा। तो बिल्कुल बीच में सोचना, देखो टोटल कौन था 2 थीटा, तो कितना हो जाएगा, इधर से थीटा इधर से थीटा, यानी बिल्कुल बीच में। क्लियर है। तो ये हो गया इसका परिणामी सदिश, यानी ई इक्वेटोरियल। कौन, ई इक्वेटोरियल, ये हो गया। अब एक चीज और देखेंगे, तो दिशा बताना, दिशा समझ के होगा किधर, लेकिन लिखेंगे कैसे, क्या लिखेंगे, E1 वेक्टर तथा E2 वेक्टर के बीच में। हाँ लिख सकते हैं, लेकिन वो उतना सही नहीं हुआ। अब देखो क्या इसका रिजल्ट समझे। ये जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है ना P, इसका दिशा याद करो। इसका दिशा हम बताए थे ऋणावेश से धनावेश की ओर, यानी नेगेटिव से पॉजिटिव, जिसको बोले थे नो प्रॉब्लम। क्या बोले थे, नो प्रॉब्लम, ट्रिक दिए थे। तो बोला ये जो P था, ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसका दिशा किधर होता है, ऋणावेश से धनावेश की ओर, यानी इधर से इधर, इधर से इधर, यानी इधर से इधर आपका हो गया। तो ये हो गया P वेक्टर। तो जरा ध्यान से देखिएगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का दिशा इधर और इसका इधर। जरा ध्यान से देखो, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इधर और इसका दिशा इधर, जस्ट उल्टा। तो हम लिख सकते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जिधर होगा उसके ठीक विपरीत होगा। तो इसीलिए इसका दिशा हम लिखते हैं क्या, P वेक्टर के दिशा के विपरीत, यानी इधर जो है इसके ठीक विपरीत। तो दिशा हो गया P वेक्टर के ठीक विपरीत। क्या हो गया, P वेक्टर के ठीक विपरीत। तो ये हो गया दिशा। क्लियर है। तो इसी के साथ ये जो डेरिवेशन था 5 मार्क्स का, ये क्लियर हो गया। एक और छोटा सा टॉपिक हम लोग क्लियर करेंगे, तो उस चीज को अब देखते हैं। ठीक है, ध्यान से। अब जो हम लोग का टॉपिक है वो क्या है, जरा ध्यान से देखिए। अब हम लोग का टॉपिक है, याद करो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे क्या, पिछले लेक्चर में विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का व्यंजन, और आज हम लोग पढ़े इसके विषुवतीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का व्यंजन। तो होता क्या है, हमको इस दोनों के बीच संबंध निकालना है। क्या निकालना, संबंध, यानी इस दोनों के बीच क्या संबंध होता है उस चीज को जानेंगे। तो हम लोग का जो हेडिंग है वो कुछ इस तरह का रहेगा, जरा ध्यान से देखिए। किसी विद्युत द्विध्रुव, क्या बोलेंगे, किसी विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय रेखा तथा विषुवतीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता के मध्य संबंध, यानी विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय रेखा और विषुवतीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता जो था उसके बीच संबंध निकालने वाला है। बहुत आसान, तुरंत क्लियर होगा, ध्यान से देखना। अब विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता। तो पिछला लेक्चर में आपको हम यही पढ़ाए थे, विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक। तो वो आपको आना चाहिए कितना होता है। जिसको नहीं आता है वो क्या कीजिए, इससे पहले वाला लेक्चर देख लीजिए।
तो विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता उसको नाम दिए थे ई एक्सियल, ए एक्स मतलब एक्सियल मतलब अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता, और इसका फॉर्मूला था 1/4πε0 2p/r³ समीकरण 1। तो यह भी क्या हुआ, हम लोग क्या निकाले, विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक निकाले। अब देखो, तथा विद्युत द्विध्रुव के कौन रेखा, अब ले रहे हैं विषुवतीय, विषुवतीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का विद्युत क्षेत्र तीव्रता, यानी देखिए अब क्या है, विद्युत द्विध्रुव के विषुवतीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता, अभी हम लोग तुरंत निकाले थे, याद करो इसी जगह लिखे थे, क्या था बोलो तो, याद है, देखो E इक्वेटोरियल बराबर 1/4πε0 p/r³ समीकरण 2। क्लियर, यानी अक्षीय रेखा पर इतना था, विषुवतीय रेखा पर इतना था। अब हम क्या करेंगे, इसके बीच संबंध निकालेंगे। संबंध निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, दोनों को भाग देना है। तो लिखेंगे समीकरण 1/2 करने पर, समीकरण 1/2, देखो इसको इससे भाग देंगे, ई एक्सियल बाय इक्वेटोरियल इक्वल, इधर लिखेंगे 1/4πε0 इंटू 2p/r³ बाय इक्वेटोरियल का मान ये है, रखेंगे p/r³। क्लियर है। अब देखो जो जो कट रहा है उसको काटते हैं। देखो यहाँ 1/4πε0 दोनों में ये इससे ये गया, p से p गया, r³ से r³ बचा। तो देखो जरा ध्यान से, इधर क्या बचा, सिर्फ 2 बचा, सब चला गया, सिर्फ बचा कितना 2। तो देखो, तो हम लिख सकते हैं ई एक्सियल बाय ई इक्वेटोरियल इक्वल टू कितना 2, क्या बचा 2। तो इसको इधर ले जाए तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, ई एक्सियल इक्वल टू 2 इंटू ई इक्वेटोरियल। तो ये निकल गया वो संबंध, क्या निकल गया, संबंध। तो संबंध कितना आसान है, देखो ध्यान से। तो ये हुआ संबंध कि अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता विषुवतीय रेखा पर जो विद्युत क्षेत्र तीव्रता होगा उसका 2 गुना होगा। कितना होगा, 2 गुना। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ई इक्वेटोरियल, इसको इधर ले जाओ, क्या हो जाएगा, ई एक्सियल बाय 2। यानी ध्यान से देखिए, क्या समझे, इसका मतलब ये हुआ कि विषुवतीय रेखा पर जो विद्युत क्षेत्र तीव्रता है वो अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का आधा होगा। कितना होगा, आधा। तो ये जो था संबंध था कि भाई अक्षीय रेखा पर और विषुवतीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता के मध्य क्या संबंध है। तो एक क्वेश्चन पूछा गया था, क्या क्वेश्चन था, जरा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन था सब्जेक्टिव कि सत्यापित करें, क्या था क्वेश्चन, सत्यापित करें या प्रमाणित करें कि अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता विषुवतीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का 2 गुना होती है। तो इस तरह करके इसको प्रूव कर देना। बोलो कोई तकलीफ नहीं। तो आज के लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं, अब हम लोग इसके बाद का आगे लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।